लेट्स स्टार्ट आवर क्लास हियर, है ना। चलो तो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग। हम लोग कुछ पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, क्या पढ़ रहे थे बताओ जरा, याद है किसी को? हेडिंग या रिजल्ट के चक्कर में सब भूल गए? आइसोमॉर्फिक क्या होता है? आइसोमॉर्फिक मैंने तो पढ़ा ही नहीं है वैसे, जिसमें स्ट्रक्चर सेम होता है वो आइसोमॉर्फिक कहलाता है। हाँ, डुअल नेचर पढ़ रहे थे, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। वेरी गुड, वेरी गुड। दिव्यांशु पागल है क्या? चलो तो हम लोग डी ब्रोगलीज पढ़ रहे थे और उसके अदर फॉर्म्स लिख रहे थे, यही कर रहे थे ना हम लोग, याद है? ये यहां तक लिख लिया था कल हमने। फिर हम लोग ये लिख रहे थे, तब तक तुम्हारा टाइम कंप्लीट हो गया था और हमको उसके आगे की डिटेल लिखनी थी। तो इसको लिख लो, फिर मैं समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसको लिख लो, या चलो रुको, तुमने यहाँ तक लिख लिया था ना, मैं पहले समझा ही देता हूँ, उसके बाद अच्छे से अपने हिसाब से वर्ड्स में लिख लेना। यहाँ तक लिख लिया था ना? हाँ, अब सुन लो, अब समझ लो, मैं समझा देता हूँ उसके बाद सुन लो। तो तुमको याद होगा, मैंने तुमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिखाया था एक जमाने में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैसे निकाला जाता है, क्या क्या होता है। तो उसमें क्या सिखाया था कि किसी एक और दूसरे पॉइंट में अगर पोटेंशियल डिफरेंस V है, और अगर इलेक्ट्रॉन लेते थे और उसको यहां से यहां तक ले जाते थे, तो उसकी एनर्जी हो जाती थी EV, है ना, इतनी हो जाती थी। अब ये जनरलाइज लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं सुनो इस बात को, कि कोई भी चार्ज है Q, कोई भी चार्ज Q है, उस चार्ज को अगर V पोटेंशियल के क्रॉस क्रॉस करा दोगे तो उसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी Q इंटू V इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उसकी एनर्जी हो जाएगी, चार्ज इंटू V। ठीक है, तो वही किया है, क्या किया है समझा देता हूँ, डायग्राम देख लो कि यहाँ पे इस पॉइंट पे पार्टिकल रेस्ट पे, चार्ज जो है, चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज Q है वो रेस्ट पे है। इसको हमने पोटेंशियल डिफरेंस V के अक्रॉस पास करा दिया। पास कराने के बाद जब वो यहाँ पहुंचता है, तो यहां पहुंचने पे उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे? उसके चार्ज का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो। ये प्रोसेस है जैसा हमने इलेक्ट्रॉन के साथ किया था, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E था तो E इंटू वी हो गया था। यहाँ चार्ज जनरल लिख रहे हैं, कोई भी चार्ज Q हो तो उसको लिखेंगे Q इंटू वी। तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब पिछले फॉर्मूले में हमने यहां लिखा था, देखो 2m के लिखा था। अब काइनेटिक एनर्जी की जगह हम क्या रख देंगे, जो हमने यहाँ फॉर्मूले में देखा है, Q इंटू वी। तो अपने को सेम फॉर्मूला मिल जाएगा, 2m की जगह QV रख दिया। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर V पोटेंशियल के क्रॉस पास कराते हो तो उसका वेवलेंथ डायरेक्ट इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं। अब इसको नोट डाउन कर लो, नाउ नोटेड डाउन। साइड में थोड़ी सी थ्योरी लिख देता हूं आपके लिए। उत्कर्ष बेटा, क्लास के एंड के पहले मुझसे बात पूछ लेना, अपन लोग इस पे बात कर लेंगे, है ना। लिख लिया? लिख लो, जल्दी लिख लो। किस चीज का दानिश?
अच्छा, तो साइड बाय साइड दिखता है। ओके। ओके, तो साइड बाय साइड में तो मैं स्क्रीन साइज और बड़ा कर सकता हूँ अपना, अगर चाहूँ तो। दिख तो अच्छा ही रहा होगा। हाँ, आई कैन इंक्रीज द साइज ऑफ वीडियो, वीडियो पार्ट। नहीं, कॉस्ट तो 6 जन। ठीक है, तो स्क्रीन साइज नहीं इंक्रीज कर पाऊंगा, मतलब बेसिकली ये वाले पार्ट को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते, इसको सिर्फ जूम इन कर सकते हैं। और इसको बड़ा करना तो इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलो लिख लिया सबने। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब इस पर क्या करते हैं कि इसको यूज करने के लिए तुम्हारे लिए और भी काम आसान कर दिए। कैसे कर दिया है कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m क्यूब, तो अपना फॉर्मूला हो गया। जब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करोगे तो चार्ज कितना लिख देते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन का ई लिख देते हैं। है ना। अब इसमें देखो, सुन लो इस बात को ध्यान से। यहाँ चार्ज को अपन ने इलेक्ट्रॉन के लिए ई रखा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता होता है। इन सब की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके उन्होंने तुम्हारे लिए और काम आसान कर दिया कि तुमको बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो सबको कैलकुलेट कर दिया उनने और फॉर्मूला बना दिया कि इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा इज अंडर रूट 150/V एंगस्ट्रॉम ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एच, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई। तो ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन के लिए। तो रूट में 150/V या उसको पावर 1/2 लिख दिया, या अंडर रूट 150 लोगे तो 12.3 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही बना दिया तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन के लिए बना दिया है। और अगर यहाँ बाकी चीजें अल्फा पार्टिकल के लिए रख दोगे तो अल्फा पार्टिकल के लिए भी उन्होंने तुम्हें कैलकुलेट करके दे दिया है, या मैंने लिख दिया है, कैसा भी कह दो, कि लैम्डा फॉर अल्फा विल बी 0.101 अपॉन रूट वी। तो क्या होगा कि अगर ज्यादातर क्वेश्चंस क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन पे आते हैं, तो इसलिए तुम्हारे लिए इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशंस करके दे दिए, अल्फा पार्टिकल की कैलकुलेशंस करके दे दिए। अगर कोई जनरलाइज्ड और आया तो ये फॉर्मूला तो हमको याद है ही है, इससे तो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं। बट जो सबसे कॉमन केसेस है उनके लिए तुम्हारी कैलकुलेशन बचाने के लिए लिख के दे दिया है, तो इसको नोट डाउन कर लो। ये तुम्हारे टाइम सेविंग प्रोसेस में काम आएगा। तो दिस इज फॉर इलेक्ट्रॉन दोनों फॉर्मूले, एंड दिस इज फॉर अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पता है ना क्या होता है सबको। बिल्कुल अर्पित बेटा, न्यूट्रॉन पे तो चार्ज 0 हो गया है ना, तो उसमें तो ये फॉर्मूला लगेगा ही नहीं ना, क्यूवी वाला फॉर्मूला ही नहीं लगेगा। नहीं नहीं, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन एक ही बात नहीं होते, बट अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन अलग अलग बातें होते हैं। अल्फा पार्टिकल इज न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। इसको जल्दी से लिख लो, फिर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नोट दिस डाउन एंड देन वी विल स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। लिख लिया। अच्छा, लिख लो लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो लिख लो।
अरे बस कर दिव्यांशु। चलो अब यूज कर लें फॉर्मलेस को, सवाल कर लें एक दो। लो भाई सवाल पहले जनरलाइज्ड फॉर्मूले पे करते हैं, फिर स्पेसिफिक पे भी करेंगे। इफ अल्फा पार्टिकल एंड बेरिलियम 3 प्लस आयंस are accelerated through same potential difference from rest, then calculate the ratio of their de Broglie wavelengths। लैम्डा का रेशियो निकालना है आपको, ठीक है। और एक चीज और, आई गॉट टू डिफरेंट स्क्रीनशॉट्स फ्रॉम टू डिफरेंट स्टूडेंट्स। जो लोग लैपटॉप पे यूज कर रहे हो उसमें दो ऑप्शन है बेटा, साइड बाय साइड का ऑप्शन आता है और एक मेन स्क्रीन का ऑप्शन आता है। अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो क्या होगा कि जो ये वाला पार्ट है, ये व्हाइट वाला पार्ट, ये थोड़ा छोटा रहेगा और हाफ स्क्रीन पर मेरा वीडियो दिखेगा। और अगर आप सिंगल स्क्रीन पे जाते हो तो जो मेरा वाला वीडियो है वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। स्प्लिट अप में भी शायद आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो वो आप लोगों को अपने एंड से करना पड़ेगा, दिस इज नॉट एट माई एंड। ये सब आपको करना पड़ेगा अपनी तरफ से। अब वो यार जूम पे तुमको फिगर आउट करना पड़ेगा तुम्हारे एंड पे, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम चेंजिंग। चलो अच्छी बात है। अमन बेटा दैट्स नॉट पॉसिबल। सवाल लिख लो बच्चों, सवाल करो जल्दी से, सवाल पे ध्यान दो। और मुझे आंसर्स देना शुरू करो जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, कि कब मुझे आंसर्स भेजना शुरू करोगे तुम लोग। रेशियो बताना है, रेशियो रेशियो। थोड़ी हेल्प कर दूं क्या? ये देखो जरा, चार्ज को ई के टर्म्स में और मास को एमयू के टर्म्स में लिख लो, क्योंकि यूनिट्स तो कैंसिल होने वाली है, रेशियो निकालना है तो यूनिट्स तो कट जाएंगी। हाँ, तुम लोग फिर गड़बड़ कर रहे हो जो लोग आंसर भेज रहे हैं मेरे को। मैंने बोला था कि जनरल फॉर्मूला यूज करना है, पहला क्वेश्चन जनरल फॉर्मूले का है। देखो देखो ऐसा कुछ आ रहा होगा, निकालो जरा, कोशिश करो। क्वेश्चन पे वापस स्क्रॉल करना है, देखो जरा क्वेश्चन क्या निकालना है। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स। तो कोशिश करके वो फॉर्मूला यूज करो जो दोनों में यूज हो रहा हो, कॉमन हो, क्योंकि उसमें चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज करोगे तो कैंसिल करने में दिक्कत आएगी। सौरभ बेटा, ये नॉर्मल आएगा या कुछ क्यूब रूट, स्क्वायर रूट की पावर 1/4 ऐसा कुछ आएगा? सॉरी। तो आई थिंक एक सही आंसर आया अभी तक मेरे पास, आसिम का। बेरिलियम का मास कितना होता है? 4 AMU बिट, 9 AMU सॉरी। देखो बच्चों मैं बताता हूँ तुमको कैसे होगा, सुनो इसको। नहीं नहीं शिवी बेटा, नहीं बिल्कुल नहीं। देखो इधर देखो, ध्यान से देखो। करना क्या है मैं एक बार बता देता हूँ, अगला सवाल तुम लोग करोगे। हमको बोला था अल्फा पार्टिकल और बेरिलियम 3+ का रेशियो निकालना है। तो क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2e होता है, कूलम्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन आसान रखनी है अपनी। तो क्या होगा कि Q को 2e लिखा,
2 प्रोटॉन होते हैं अल्फा पार्टिकल के अंदर, तो 2 ही चार्ज हो गया। और बेरिलियम 3+ जो है इसके अंदर 3 प्रोटॉन होंगे, सॉरी 3 प्रोटॉन बोला, उस पर चार्ज 3+ है, तो उस पर चार्ज 3 ही हो गया। ये बात समझ में आती है? जैसे अल्फा पार्टिकल इज बेसिकली हीलियम 2+ और बेरिलियम 3+, तो 2+ का 2 ही चार्ज यहां हो गया और बेरिलियम 3+ का 3 ही चार्ज यहां हो गया। ये चार्ज आ गए। अब मास जो होता है हीलियम का वो होता है 4 AMU और बेरिलियम का मास होता है 9 AMU। ग्राम में कन्वर्ट कर सकते थे, किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते थे, बट मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि मुझसे लैम्डा नहीं पूछा गया है। अगर मुझसे एग्जैक्ट लैम्डा पूछा जाता तो मेरे को AMU को कन्वर्ट करना पड़ता किलोग्राम में, बट क्योंकि मुझसे पूछा नहीं है तो मैं AMU में रख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं रेशियो निकालूंगा तो ये जो रेशियो में यूनिट्स हैं तो कटने वाली हैं, AMU से AMU की यूनिट कट जाएगी। तो इसलिए यूनिट मैंने यहां, देखो बच्चों, ये तरीके जहां टाइम बचा सकते हो, कन्वर्ट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, बट आपको समझ में आना चाहिए कि रेशियो में यूनिट्स कैंसिल आउट होने वाली हैं, बस दोनों तरफ यूनिट सेम लेनी है, ये समझ में आना चाहिए। इसलिए यहाँ चार्ज भी एक यूनिट में और एक यूनिट में ले लिया, यहाँ मास एम में ले तो यहाँ भी एम में ले लिया। अब बस फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फॉर्मूला क्या पढ़ाया था? H/√2 m था, Q था और V था, यही फॉर्मूला पढ़ाया था, H/√2m/QV। तो मास की जगह 4 AMU रख दो, चार्ज की जगह 2 ही रख दो और पोटेंशियल तो सेम है दोनों में, तो उसको V रख दो। तो अल्फा पार्टिकल के लिए ऐसे लिख लिया, ऐसे बेरिलियम 3+ के लिए लिख लिया। अब इसमें होगा क्या? V और V कटेंगे रेशो में, E से E कट जाएगा, इसके AMU की यूनिट से इसकी AMU की यूनिट कट जाएगी, तो वो सब मैंने लिखा ही नहीं है। ठीक है, वो सब चीजें मेरे को दिख रही हैं कि भाई ये AMU यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, वो कटने वाला है, तो वो लिखा नहीं है, सीधे रेशो निकाल दिया है। बात समझ आई? सिंपल ही है। अल्फा पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होगी कि फिर ये फॉर्मूला अलग आएगा और ये अलग आएगा, तो कैंसिल आउट नहीं होगा कुछ, उसमें फिर तुमको एक्चुअली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूं कि जब रेशियोज निकालने हो तो फॉर्मूले सेम यूज करा करो, क्योंकि उसमें चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। अगर अलग अलग फॉर्मूले निकालोगे तो कैंसिल आउट नहीं होंगी, इसीलिए सेम फॉर्मूला यूज किया। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। आंसर तुम्हारे पास लिखा हुआ है स्क्रीन के सामने, स्क्रीन पे सामने। √27/8 आएगा या 3/2 इंटू √3/2 आएगा। गुड बच्चों, आज मैं कहना चाह रहा था क्लास की शुरुआत में, मैंने सोचा था, ऐसे ही बैठा था जब मैं तुम्हारे मैसेज आ रहे थे तब, तो मैं भी कह देता हूँ कि अच्छे बच्चे हो यार तुम लोग, यू आर रियली स्वीट किड्स, गुड गाइस, है ना? मजा आता है तुमको पढ़ाने में। वाई भी बता दूंगा कि क्यों अच्छे बच्चे लगते हो तुम, बता दूंगा, चिंता मत करो। अभी फटाफट लिख लो, ये भी बता दूंगा कभी किसी दिन जब कुछ ऐसा इंसिडेंस होगा जब, कि तुम क्यों अच्छे बच्चे हो। लिख लिया? चलो, तो सबने लिख लिया, तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं? कोई बाद में ये तो नहीं कहेगा कि सर बचा है? दैट्स वेरी गुड सिद्धांत, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ। अच्छी बात है दिव्यांशु। नहीं रूपांशु बेटा, नहीं नहीं, आई डोंट प्ले गेम्स ऑन आईपैड। विभव बेटा, हीलियम का न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल बन नहीं जाता है। अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस को कहते हैं, जो हीलियम का न्यूक्लियस होता है उसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और ये जो रेशियो है तो इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। नहीं आयुष, नॉट राइट नाउ।
For that I'll have to give you permission to switch on your videos. लिख लिया सबने? अब तो लिख लिया। चलो तो और कुछ सवाल करेंगे अपन। तो जैसा मैंने तुम्हें कहा था कि भाई डी ब्रोगली ने कहा, लास्ट क्लास में अपन ने एक डायग्राम बनाया था कि डी ब्रोगली ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह बिहेव करेगा, है ना। उसके पहले बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में गोल गोल घूमता है। अब अगर ये बात भी सही है और ये बात भी सही है तो इन दोनों को ओवरलैप करना पड़ेगा। ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे घूमेगा? ऐसे ऐसे घूमेगा सर्कुलर पाथ पे, है ना। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूमता है तो हम दो चीजों को रिलेट करेंगे। क्या करेंगे? डी ब्रोगली ने कुछ कहा, बोर ने कुछ कहा। अब अगर दोनों बात सही है तो दोनों बातें आपस में रिलेट हो सकती हैं, तो हम दोनों बातों को आपस में रिलेट करके दोनों में रिलेशन निकाल के कुछ एक रिजल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सुन लो, सुन लो इस बात को, उसके बाद लिख लेना है, मैं लिखने का टाइम दूंगा, सुन लो। तो हम क्या कर रहे हैं? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस जो है वो बोर की स्टेशनरी ऑर्बिट पे अप्लाई कर रहे हैं। कैसे? कि जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेवलेंथ इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। ये डी ब्रोगली ने कहा था। और बोर ने कहा था कि जो भी इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा होगा उसका एंगुलर मोमेंटम mvr जो है वो nh/2π के बराबर होगा। ये एक पोस्टुलेट लिखा था हमने बोर का, याद है सबको? भूल गया नहीं तो याद है ना। हाँ, अब देखो इसमें क्या है कि इसमें एक जगह mvr है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें भी mvr है, दिस इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ जो mv की वैल्यू है और यहाँ जो mv की वैल्यू है वो सेम होगी। भाई एक ही इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो उस इलेक्ट्रॉन की mv की वैल्यू इधर या उधर दोनों जगह सेम होगी। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो क्या किया? देखो इधर, यहाँ पे क्या किया? mv को पहले नीचे ले जाओ और 2π को इधर ले आओ, तो ये बन जाएगा 2πr इंटू n इंटू h/mv बन जाएगा। अब ये h/mv पहले वाले फॉर्मूले से क्या उठा के रख देंगे? इसकी जगह लैम्डा रख देते हैं। तो h/mv की जगह लैम्डा रख दोगे तो फॉर्मूला क्या बन गया? 2πr इज इक्वल्स टू n लैम्डा। और ये n क्या था? यहाँ पे n क्या था? इस फॉर्मूले में n क्या था? n क्या था बच्चों? इंटीजर था। और इसको कहते क्या थे? n वाज शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर कहता था, ये कहलाता था ये। तो यहां से हमको रिलेशन मिल गई, जो लॉजिकल सी बात भी है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस 2πr होता है ना। बिल्कुल। तो जो सर्कमफेरेंस है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये सर्कल बन रहा है अपने बोर ऑर्बिट का, तो इसका जो सर्कमफेरेंस है दिस इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। मतलब क्या हुआ कि इस पूरे सर्कल पर या तो वेवलेंथ का जो भी नंबर आएगा वो हमेशा इंटीजर आएगा, मतलब आधी वेवलेंथ नहीं आ पाएगी। या तो दो वेवलेंथ होंगी या तीन या चार या पांच या छह, ऐसा नहीं होगा कि 2.5 वेवलेंथ हो। अर्पित बेटा वो अपन क्लास के बाद में बात कर लेंगे, मैं देख लिया था तुम्हारा मैसेज। ओके, मतलब क्या है, जैसे अभी तुमने देखा होगा मैंने डायग्राम बनाया था ना, जैसे यहां से मैंने वेव बनाना शुरू करी तो ये वेव यहाँ कंप्लीट होनी चाहिए, ऐसे बंद होना चाहिए, पूरा कंप्लीट होना चाहिए स्ट्रक्चर। और किसी शेल में कितनी बिल्कुल हमेशा वैलिड है, और किसी शेल में कितनी वेव बनेंगी ये भी पता चल जाएगा। जैसे जैसे मान लो ये थर्ड शेल है तुम्हारा, है ना, तो अपन क्या करते हैं? सिर्फ थर्ड शेल बनाते हैं, ये इसमें सिर्फ थर्ड शेल बनाते हैं। तो थर्ड शेल में नंबर ऑफ वेव्स में एन कितना आएगा? एन कितना आएगा थर्ड शेल के लिए? 3। तो थर्ड शेल में 3 वेव्स बनेंगी, 1 2 और 3। तो शेल नंबर और नंबर ऑफ वेव्स हमेशा इक्वल आएगा, हमेशा। ये हमने डिराइव किया इस फॉर्मूले से कि n is the number of waves and n was the shell number and this is always equal. This is always equal. इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी समझाता हूँ। एक काम करो, अभी पहले इसको लिखो, फिर इसका डायग्राम भी दिखाता हूँ मैं तुमको। जल्दी से हेडिंग लिख ली थी बच्चों, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स।
तो लिख लो, एक काम करो, हेडिंग लिखो, फिर मैं वो नीचे स्क्रॉल कर दूंगा, लिख लो। मनन बेटा, इस टाइप की सारी बातें अपन क्लास के एंड में डिस्कस करेंगे, है ना? जल्दी से लिख लो बच्चों, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस फॉर स्टेशनरी ऑर्बिट्स। लिख लो इसको फटाफट। फिर अभी डायग्राम भी है मेरे पास बड़ा अच्छा सा, वो आपको भी बनाना रहेगा, तो आपको दिख जाएगा। आज बेटा डी ब्रोगली में डी स्मॉल इसलिए होता है क्योंकि दिस इज नॉट एन इंग्लिश नेम, दिस इज अ फ्रेंच नेम। तो वो उनके लिखने का तरीका है, कैसे उनका नाम लिखा जाता है। रूपांशु, किसी और आइटम का न्यूक्लियस भी यूज कर सकते थे, वो तो क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल में बना दिया, इसलिए अल्फा पार्टिकल यूज कर लिया है। चलो जल्दी से लिखो। और यहां कहीं तक हो जाए तो फिर मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर दूं। चलो तो थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कर देते हैं। बिल्कुल बच्चों, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अप्लाई करेंगे। दिस इज ऑल अप्लाई एप्लीकेबल फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ये फॉर्मूला। बराबर कैसे? पर वैसे देखो, ये शेल नंबर था, एन व शेल नंबर, यहाँ पे बोर के मॉडल में एन शेल नंबर था, और हमारे यही एन यहाँ आया, यही एन यहाँ आया, और यही एन यहाँ आया। तो यहां से शेल नंबर है और यहां से नंबर ऑफ वेव्स है, और क्योंकि वो एक ही एन की बात चल रही है तो ये दोनों क्या होंगे? दिस एंड दिस विल बी सेम। शेल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स, ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर। ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को बोर के मॉडल से ओवरलैप करा के हमको मिला फाइनल रिजल्ट। विभव बेटा, वेव का नेगेटिव डायरेक्शन में जाना, एक्चुअली वो डायरेक्शन में जाना नहीं, तो उसको जब मैथमेटिकली प्लॉट करते हैं तो वो नेगेटिव एक्सिस के नीचे, मतलब पॉजिटिव एक्सिस से नीचे जाती है, नेगेटिव नेगेटिव एक्सिस पर वो उसको, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में जाना नहीं कहेंगे। सबने लिख लिया यहाँ तक? एवरीवन इज नोटेड डाउन टिल हियर? ओके, तो अब इसके डायग्राम देख लेते हैं। तो हमने ये कहा कि अब उस रिजल्ट से हमको पता चल गया कि एन इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व इन एन ऑर्बिट इफ इट्स ऑर्बिट कंटेन्स द इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ्स। तो 2 pi r is equals to n lambda से हमने ये स्टेटमेंट कहा। तो नंबर ऑफ वेव्स इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू n, और इसका डायग्राम बच्चों ऐसा दिखेगा कि अगर n इक्वल टू 3 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वेव्स 1, 2 और 3। ठीक है, यहां से यहां तक एक वेव है, यहां से यहां तक दूसरी वेव, और यहां से यहां तक तीसरी वेव। ऐसी अगर n इक्वल टू 4 हुआ तो उसमें 4 वेव्स बनेंगी, एक इन दोनों के बीच में, दूसरी यहां से यहां के बीच में, तीसरी यहां से यहां के बीच में, और चौथी यहां से यहां के बीच में। बना लो इसको, जल्दी से बना लो। हाँ, ये है कि बेसिकली ये वेव्स को सर्कल कंप्लीट करना है, और इन सारी वेव्स का वेवलेंथ मिलके जो है वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर आएगा। थोड़ी लॉजिकल सी बात भी है कि भाई इलेक्ट्रॉन एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा? 2 पाई आर हो जाएगा ना। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? दिस डिस्टेंस इज 2 पाई आर। तो जितनी भी वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो 2 पाई आर के बराबर आनी चाहिए टोटल, वही लिखा हुआ है। वृत्तिका बेटा, नंबर ऑफ वेवलेंथ नहीं, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल हो जाएंगे। शेल नंबर और नंबर ऑफ वेव्स इक्वल आएंगे। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे,
शेल नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव्स। यही लिखा है हमने इस पूरे पेज पे कि ये बात है, ये इस फॉर्मूले से हमको पता चल रही है। इसका 3 का डायग्राम, इसका 4 का डायग्राम, और फिर इसका अभी थोड़ी देर में इसको बना लो। फिजिकल सिग्निफिकेंस भी बता देता हूँ कुछ है भी कि नहीं है। उज्ज्वल n इक्वल टू 1, मुझे पता था यार, ये सवाल पूछते ही हर साल बच्चे। वो बना तो दूंगा लेकिन तुम्हें फील नहीं आएगी। बनाओ बनाओ, पहले इसको बनाओ, बनाता हूँ मैं, फटाफट बनाओ, जल्दी बनाओ, फिर बनाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। जल्दी बनाओ। ऊपर वाला क्या बताना है मोहित बेटा? हाँ शशांक, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। पिछले पेज की लास्ट लाइन चाहिए मोहित। पिछले पेज की लास्ट लाइन, ये इट इज ऑल्सो द नंबर ऑफ वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक, ये यही बात लिखी, ये जो लिखा है बेटा, ये एग्जैक्ट चीज यहाँ लिखी है। देखो ये कि शेल नंबर जो होता है वो नंबर ऑफ वेव्स के बराबर होता है, विच इज इक्वल टू n। ये लिखा है, यही सेंटेंस वहां लिखा हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है। रेड डॉट्स बेटा ये बताने के लिए कि कहां से कहां तक है। देखो यहां से यहां तक के बीच में एक वेवलेंथ हुई ना, ये एक वेव है, तो रेड डॉट्स तुम्हें नंबर ऑफ वेव्स गिनने में हेल्प करने के लिए। ये दूसरी वेव है, फिर ये तीसरी वेव है, और ये चौथी वेव है। तो रेड डॉट सिर्फ तुम्हें नंबर ऑफ वेव्स देख के आइडेंटिफाई करने के लिए है। बना लिए सबने? चलो तो 1 के लिए बता देता हूँ, वैसे तो मैं बताना नहीं चाहता था लेकिन अब तुम पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। फर्स्ट शेल में, अब इसको बनाना मत, मतलब देख लेना, तो बनाने का मन हो तो बना लेना यार। ये फर्स्ट शेल है। अब इसमें तुम इलेक्ट्रॉन वेव बनाने जाओगे तो देखो क्या होगा कि जैसे तुमने मान लो यहां से शुरू किया, तो यहां से तुमने कंप्लीट करी यहाँ पे। अब होना क्या है कि इस वेव को वापस जुड़ना यहाँ पे, तो वेव ऐसी होती है, ठीक है। अब इस वेव को तुमको जोड़ना अगर है, मतलब इस एंड को अगर इससे जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा तुमको? ये वेव ऐसी बनानी पड़ेगी, इसके बाद इसको उल्टा करना पड़ेगा, इसको इन्वर्ट करना पड़ेगा। मतलब क्या, ये और फिर इस वाले पार्ट को उठा के उल्टा करोगे तो सर्कल बन जाएगा। ये बात समझ में आती है? अगर तुम्हें इस एंड को इस एंड से जोड़ना है तो इस एंड को यहां लाने के लिए इसको घुमाना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली एक वेव का सर्कल बनाओगे तो सर्कल बन जाएगा। तो सिंगल वेव के लिए क्या होता है कि वैसा डायग्राम बन जाता है, बताया था। सिंगल वेव के लिए इट विल बी लाइक दिस। ऐसा बनेगा। तो आधी और आधी वेव यहां तक, और बची हुई आधी वेव यहां तक। तो ऐसा होता था, ये आधा और ये आधा, इस वाले हाफ को उठा के यहाँ लगा दिया, तो हाफ और हाफ शायद अच्छे से बन पाए। जैसे ये हाफ है और ये हाफ है, और इस हाफ को उठा के अपन यहाँ ले आए, तो ये बन गया सर्कल। बन गया ना? चलो अब अब किसी किसी को लग सकता है कि सर ये मतलब ये बड़े अच्छे डायग्राम है, ये इतना अच्छा डायग्राम नहीं है।
तो बता भी देता हूं कि क्या है और क्यों नहीं है। सुन लो, अगला मॉडल जो हमको पढ़ना है दैट इज नोन एज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। अब यहां पर ये बातें एग्जैक्टली सच नहीं है। क्यों सच नहीं है? ये तो हमने क्या किया कि डी ब्रोगली ने कुछ कहा, उसको बोर के मॉडल पे अप्लाई कर दिया और कह दिया कि ऐसा फिट हो रहा है। लेकिन बोर ने मॉडल दिया था इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के, फिर डी ब्रोगली ने बताया कि इलेक्ट्रॉन भाई पार्टिकल नहीं, वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो ये डायग्राम्स हमने बनाए हैं इलेक्ट्रॉन के वेव को बोर के मॉडल पे फिट करके, लेकिन एक्चुअली अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो अगले मॉडल में हमको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। मतलब हमारा पूरा अगला जो मॉडल है दैट इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा उसमें, जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कल्स में नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव इन सर्कल्स। तो वहां पर फिर इस सवाल की कोई महत्वता नहीं रह जाएगी। तो ठीक है, अभी बोर के मॉडल पर हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन रियलिटी थोड़ी सी अलग है, उस पर हम आगे आएंगे। ठीक है, तो उस पर आने से पहले कुछ सवाल करवा लें जो ये सीखा है उसके ऊपर। बिल्कुल, ये लिमिटेशन है बेटा कि बोर का मॉडल सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए कुछ चीजें बता पाता है, सब कुछ नहीं। सब कुछ इससे नहीं पता चलेगा। इसके लिए अपन इसके बाद लास्ट मॉडल पढ़ेंगे। ये सवाल हर साल लोग पूछते हैं, जैसे विजिक्षु ने पूछा, सर फिर पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। सब ये कहते हैं सर ये गलत है तो हम पढ़ते क्यों हैं। तो फटाफट सुन लो, गलत नहीं है। क्या होता है, चीजें हमेशा इंक्रीमेंटली डिस्कवर होती हैं। आपको समझना पड़ेगा कि आप यहां तक पहुंचे कैसे, स्टार्टिंग कहां से हुई और कैसे इंक्रीमेंटल चेंजेस से आप यहां आए। ये वैसा ही है बच्चों, जैसे तुमको एजुकेशन की स्पेलिंग लिखना डायरेक्टली नहीं सिखाया जा सकता। पहले तुमको अल्फाबेट सिखाने पड़ेंगे, ABCD, फिर तुमको प्रोनाउंसिएशन सिखाने पड़ेंगे, फिर तुमको एजुकेशन सिखाया जाएगा। तो मतलब क्या है कि अगर तुमको उठा के सीधे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा दिया जाए डायरेक्टली, जैसे किसी बच्चे, सोचो इमेजिन करो किसी बच्चे को ABCD नहीं आती, उसको कहा जाए कि बेटा EDUCATION जो है इसको एजुकेशन कहते हैं, तो उसके दिमाग की व्यथा सोचो। उसको तो ये नहीं पता ये क्या बने हैं, ये मतलब कीड़े जैसे दिख रहे हैं उसको तो। एवरीथिंग सीम्स लाइक एन इंसेक्ट, राइट। तो अगर किसी ने अल्फाबेट्स नहीं पढ़े हैं तो उसको इस वर्ड का मतलब नहीं पता, उसको इस सिंबल का मतलब भी नहीं पता। फॉर यू दिस सिंबल हैज नो मीनिंग। तो वैसे ही बच्चों, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंचने के लिए तुमको ये समझना पड़ेगा कि साइंटिस्ट किस तरीके से आगे बढ़े, किस चीज से क्या कंक्लूजन आया, तभी तब तुम उस चीज को थोड़ा सा प्रॉपरली समझ पाओगे, थोड़ा समझ पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें उसके पहले हुई थी। मतलब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाने के पहले लोगों ने ये सब पता किया, फिर उनको यहाँ पे कुछ चीजें डिससेटिस्फाइड लगी तो उन्होंने और इंप्रूवमेंट किए। तो दैट इज हाउ इट गोज। ओके, चलो अभी पहले अपन इस पे कुछ सवाल करते हैं, फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे पढ़ेंगे। जल्दी से सवाल कर लो बच्चों, अपन आज इसको खत्म करते हैं और हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आज ही खत्म करेंगे। ठीक है, और कुछ कुछ चीजें तो बता ही देता है तुम्हारे लिए। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम तो समझा ही ना बोर ने तुमको, उसका स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ भी निकालने सीख लिए तुमने उससे। तो हाइड्रोजन के वेवलेंथ तो निकाल ही सकते हो तुम इससे, क्वांटम मैकेनिकल पे कोई कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो बताओ भाई बच्चों, क्या आएगा आंसर? आंसर इन टर्म्स ऑफ बोर्स रेडियस क्या आएगा? बोर्स रेडियस को A नॉट मान लो या R नॉट मान लो, कुछ भी मान लो, क्या आएगा? विजिक्सु ब्लैक बॉडी रेडिएशन नहीं आएगा आंसर। कैसी बातें कर रहा है यार। इस सवाल का जवाब 2πr0, हाँ ऐसे ही कुछ आना चाहिए। वेरी गुड। तो बच्चों Z की वैल्यू क्या लिखेंगे बेरिलियम के लिए? व्हाट इज Z, जल्दी बताओ। 4। अच्छा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बोला है तो N क्या लिखेंगे? 4। तो अपन ने क्या किया, N4 ले लिया, Z4 ले लिया।
अच्छा, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का पहला फॉर्मूला आपने पढ़ा था, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो एक तरीका तो ये होता है, सुन लो इस बात को, जो लंबा तरीका जो हमको नहीं करना है वो क्या, कि सर आपने वेलोसिटी का फॉर्मूला सिखाया था वी नॉट इंटू जेड बाय एन, तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन की, फिर लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी में मास रख देंगे, वेलोसिटी रख देंगे, तो लैम्डा मिल जाएगा। ये एक तरीका है, बट ये लंबा है, हम ये नहीं करेंगे। हमने अभी अभी कुछ पढ़ा, हमने पढ़ा कि सर 2 पाई आर इज एन लैम्डा, तो डायरेक्टली लैम्डा का फॉर्मूला आर के टर्म्स में मिल जाएगा। तो वही करेंगे, क्या करेंगे, रेडियस निकाल लेते हैं, एन इक्वल टू 4 और जेड इक्वल टू 4 पे, एन इक्वल टू 4 जेड इक्वल टू 4 पे रेडियस निकालते हैं। तो रेडियस इज आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। आर नॉट वैल्यू कितनी थी, 0.529 एंगस्ट्रॉम, यही थी। इसको हमने आर नॉट लिख दिया, एन को 4 रख दिया, जेड को 4 रख दिया, तो अपना आर आ गया आर नॉट इंटू 16/4, रेडियस आ गया। इसको 4 और 4 से कट कर दिया, तो अपने पास रेडियस आ गया 4 आर नॉट। ये एक वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब फॉर्मूला अप्लाई कर दिया डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस वाला, कि 2 पाई आर इज एन लैम्डा, एन की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू 4 आर नॉट है, तो आर की वैल्यू 4 आर नॉट रख दी, एन की वैल्यू 4 रख दी, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, सीधे सीधे क्या मिल गया, लैम्डा इज 2 पाई आर नॉट। आ गया ना। और अगर तुम्हें एंगस्ट्रॉम में निकालने को बोला जाएगा तो एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू रख देंगे, आर नॉट की वैल्यू अभी हमने बोला कि अगर कोई बोलेगा तो रख देंगे वैल्यू, तो तुमको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में भी मिल जाएगा। तो इसको जल्दी से नोट कर दो। तो एक ही सवाल को करने के मल्टीपल वेज हो सकते हैं, आपको कोशिश करके वो तरीका यूज करना है जो सबसे छोटा हो। हाँ बिल्कुल, छोटा रास्ता और बेटर लॉजिक, बिल्कुल आदित्य बेटा। कर लिया नोट? अच्छा कर लो कर लो, टाइम लगेगा नोट करने में। विजिक्षु, ब्लैक बॉडी रेडिएशन अपन एटॉमिक में नहीं पढ़ेंगे बेटा, फिजिक्स में आएगा वो आगे चल के, तब तुमको सिखा देंगे वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वैसे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आएगा फिजिक्स में, बट यहाँ कुछ कुछ सवाल मिल जाते हैं तुमको तुम्हारी मॉड्यूल में या किसी बुक में, इसलिए मैंने करवा दिया है। सुजल, बोर मॉडल हाइड्रोजन के एटम को तो सही से नहीं दिखाता, लेकिन हाइड्रोजन के एटम पे जो कैलकुलेशंस है वो कर देता है बस सही से, क्योंकि बोर ने एक्चुअली मॉडल ही अपना जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम से बनाया था। हाँ मुझे पता है, एनसीईआरटी में दी हुई है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, आई नो, बट वो सिर्फ शॉर्ट में दिया हुआ है। ठीक है, लिख लिया सबने, बढ़े आगे। चलो एक और सवाल, इफ मतलब इन हाइड्रोजन एटम इफ x इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज, क्या होगी ये बताना है तुमको। थर्ड ऑर्बिट में डी ब्रॉगली की वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ x। बिल्कुल सुजल बेटा, सबके इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करेंगे, बिल्कुल शो करेंगे, अभी अगले मॉडल पढ़ेंगे तुमको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस तो रखो। करो करो, सॉल्व करो सवाल, इसका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल करना है, फिर तुमको क्वेश्चंस करने हैं, फिर तुमको असाइनमेंट भेजूंगा मैं। चलो छायन अग्रवाल का आंसर भी आ गया, शशांक राठी का भी आ गया, आसिम का भी आ गया, तीनों का सही है। वेदिका बेटा तुमने कुछ गड़बड़ करी है, चेक करो जरा। ईशांत सोनी तुमने भी कुछ गड़बड़ करी है छोटी सी, चेक करो। रेशा बेटा ठीक है। शिवी बेटा तुमने सेम मिस्टेक करी है, कुछ लोग सेम मिस्टेक कर रहे हैं, 2 के फैक्टर की कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। हिमांशी इज करेक्ट, दानिश इज करेक्ट, पुष्कर इज करेक्ट, श्रीवास्तव इज करेक्ट। चलो तो अब इतने लोगों ने बता दिया है, समृद्धि थोड़ा गड़बड़ है,
ईशान सोनी अब सही है। आंसर बच्चों क्या आएगा? आंसर आएगा बी 6 पाई एक्स। कैसे आएगा? एन की वैल्यू क्या है? 3। एन की वैल्यू 3 है तो 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 3 लैम्डा लिखेंगे। अब इसमें बस आर की वैल्यू रखनी है तो आर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। चलो मैं तुमको सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। देखो तुमको सवाल ने बोला है आर नॉट एक्स है, यही बोला है ना? कहा या नहीं? N3 है, Z1 है, ये हमको सवाल से पता चल गया। अब मुझे रेडियस चाहिए था तो रेडियस में n को 3 रखूंगा, z को 1 रखूंगा और r नॉट की जगह x रख देता हूं। तो x 3 का स्क्वायर 9, z इज 1, तो r की वैल्यू आ गई 9x। बस अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं। 2 पाई r इज इक्वल्स टू n लैम्डा में r यहां से रख दो, n को 3 रख दो तो सवाल का जवाब आ जाएगा। r की वैल्यू रख दी, n को 3 रख दिया तो तुम्हारा आंसर आ गया 6 पाई एक्स। नोट कर लो जल्दी से। सवाल आसान है ना, जल्दी भी हो जाते हैं, बस यूज करना है अपने को बोर के मॉडल पे। क्वेश्चन नोट करना है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन क्यों नहीं नोट किया? कैसे काम करते हो? अब पहले सॉल्यूशन लिख लो, उसके बाद क्वेश्चन। छायन कॉम्प्रिहेंसिव बेटा किस पब्लिशर कौन सा है? पब्लिशर पे डिपेंड करता है। प्रेशा बेटा उसने क्या किया था, मतलब बोर ने कैलकुलेशंस या मैथ्स यूज किया था बहुत सारा, तो उसने एनर्जी लेवल्स डिफाइन करे थे और हाइड्रोजन पर स्टडी सिग्निफिकेंट करी थी, बाकियों पे भी करी थी, बट वो एक्सप्लेन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ही कर पाया था अपने मॉडल से। तो अलग अलग एलिमेंट्स का स्पेक्ट्रम आता था जो रदरफोर्ड से एक्सप्लेन नहीं हुआ था, तो स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था बोर ने, बट वो सिर्फ हाइड्रोजन का ही कर पाया, बाकियों का नहीं कर पाया। तो उसका मॉडल जो था वो हाइड्रोजन के लिए फिट आया बट बाकियों के लिए नहीं। हाँ वो बहुत सारे लोगों ने 2 मिस कर दिया ना, बहुत सारे लोगों ने 3 पाई एक्स आंसर दे दिया था। ये यहाँ इतने इतने को सॉल्व करके 3 पाई एक्स बोल दिया था, ये 2 छोड़ दिया था लोगों ने, 2 भी तो था। चलो छाइन बेटा वो फिर मेरे को देखनी पड़ेगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। अच्छी थ्योरी के लिए कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए? अभी तुम पहले पढ़ लो, ये सब आखिरी 5 मिनट में डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। चलो अगली हेडिंग, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो यहां से थोड़ी शुरुआत हो जाएगी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की। तो सबसे पहला काम हाइजेनबर्ग ने कुछ कहा था जिससे हमको पता चला कि जो कुछ कैलकुलेशन हम बोर के लिए कर रहे हैं, या बोर ने जो कैलकुलेशन करके कह दिया था कि सब सही है, उसमें कुछ गड़बड़ निकली। तो मैं बता देता हूँ तुम्हें क्या करना है, सुन लो क्या करना है। आपको ये हेडिंग लिखनी है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और उसके बाद सिर्फ जो रेड में अंडरलाइंड है इसको लिखना है, और फिर उसके बाद ये पूरा लिखना है। तो एक काम करो, यहां तक लिख लो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। जस्ट राइट इट डाउन अप टिल हियर, उसके बाद ये मैथमेटिकल पार्ट मत लिखना, यहाँ लिख के मुझे बता दो कि सर डन, फिर मैं तुम्हें थोड़ा फिलोसफी और साइंस समझाता हूँ इस प्रिंसिपल की और इसकी इंपॉर्टेंस। काफी बढ़िया प्रिंसिपल है ये, जिंदगी में काफी काम आता है। ठीक है, रेड पार्ट जो अंडरलाइंड है वो, और उसके नीचे वाला लिखना है, उसके पहले वाला नहीं लिखना है। जल्दी से लिख लो। इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, ये यहां से लिखना है। स्क्रीन इज गुड। अब वो तुम साइड बाय साइड की जगह फुल स्क्रीन पे आ गए होगे ना दानिश, इसीलिए। तो वो एडजस्टमेंट तुम अपने एंड से भी कर सकते हो, यू कैन डू दैट एडजस्टमेंट फ्रॉम योर एंड ऑल्सो।
अब यार ये यहाँ से कैसे बताऊं मैं कि तुम वो कैसे कर पाओगे? जूम में बहुत ऑप्शंस होते हैं, गैलरी व्यू होता है, स्प्लिट व्यू होता है, स्पीकर व्यू होता है, उसमें अलग अलग व्यूज होते हैं। तुम चेक कर लो कौन सा व्यू तुमको बेस्ट फिट होता है। हाँ भाई, क्लास लिख लिया क्या? मैथमेटिकली इट कैन बी गिवन एज एन इक्वेशन तक, यहाँ तक लिख लिया क्या? चलो तो मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है। तो तुम्हारे थोड़े साइंस के फंडामेंटल्स भी इसमें चेंज हो जाएंगे। जैसे जैसे सुनो सुनो सुनो, अब सब लोग इधर सुन लो, एवरीवन लिसन हियर। अभी तक तुम्हें ये पता था कि हमने एक्सपेरिमेंट से जो भी रिजल्ट निकाला वो सत्य है ना, एकदम परम सत्य। क्या सर एक्सपेरिमेंट से आउटपुट आया मतलब वो सच है क्योंकि वो आउटपुट आया है? हाइजेनबर्ग ये कह रहा है कि बोर ने कुछ कैलकुलेशन करे और ये कहा कि एक्सपेरिमेंटल डेटा को मेरे कैलकुलेशन फिट हो रहे हैं, यानी कि मेरे फॉर्मूले सही हैं। जैसे बोर ने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड पाथ पे घूम रहा है और इस फिक्स्ड पाथ से रिलेटेड जो भी डेटा आ रहा है वो इस रेडियस वैल्यू से सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब मेरा रेडियस का जो फॉर्मूला है वो सही है। ये उसने कहा कि जो कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा पे फिट हो वो सही है। ऐसे ही साइंस चलती थी, खासकर क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स आने पे उनको ये समझ में आया कि जरूरी नहीं है जो कुछ हमको दिख रहा हो या ऑब्जर्व हो रहा हो वो पूर्ण सत्य हो। तो फिलोसफीज में ये है कि जग एक मिथ्या है, ये वर्ड सुना होगा ना तुमने, या जो कुछ दिख रहा है वो सच है जरूरी नहीं है। तो अब यहां उसका क्या लेना देना, इल्यूजन नहीं है, मैं बता देता हूँ। इट्स नॉट एग्जैक्टली इल्यूजन, लेकिन तो ये आपकी साइंस की स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लेके आएगा कि हम हर चीज पता नहीं कर सकते, है ना। कहने का मतलब क्या है, और बहुत लॉजिकल सी चीज है बच्चों। देखो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको समझने के बहुत तरीके हैं, बट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सुनो सुनो सुनो, क्या होता है कि आपने, क्योंकि ज्यादातर साइंस अभी तक जो पढ़ी है वो क्लासिकल मैकेनिक्स या फिजिक्स पढ़ी है, उसमें क्या होता है, एक कार चल रही होती है और कार आपको दिख रही होती है, तो आपको पता है कि सर देखो ये उज्जैन से लेके कार इंदौर तक गई, तो उज्जैन से इंदौर तक ही गई, कोई दिक्कत थोड़ी है। सच में उज्जैन से इंदौर गई, है ना। उसका डिस्टेंस नापना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मान लो ये कार यहाँ से यहाँ तक चली, स्केल ली बड़ी सी या मीटर लिया और उसको नाप लिया कि भाई ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ठीक है। दिक्कत कहाँ आती है, सुनो अब इस बात को, दिक्कत कहाँ आती है। आज तक इलेक्ट्रॉन को देखा किसी ने नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन को देखा किसी ने नहीं है, और बोर ने कहा कि जो एक्सपेरिमेंटल डेटा आ रहा है वो मेरे मैथमेटिकल इक्वेशन से फिट हो रहा है, तो मैथमेटिकल इक्वेशन सही है। इस पे आइजनबर्ग का कहना ये था, इस पे आइजनबर्ग का कहना क्या था, इस पे आइजनबर्ग का कहना ये था कि सुनो, तुमने जो ये रीडिंग ली है, यहां से कुछ लाइट इस पे डाल के उसका रिफ्लेक्शन लेके जो रीडिंग ली है, उस रीडिंग में ही एरर है। देयर इज एरर इन मेजरमेंट। अब अगर उसमें एरर इन मेजरमेंट है तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि यहां से जो डेटा आ रहा है वो एग्जैक्टली मेरे रेडियस के फॉर्मूला फिट हो रहा है, तो मेरा रेडियस का फॉर्मूला सही है। मतलब जिस मैथमेटिकल डेटा को तुम फिट कर रहे हो वो डेटा में ही गलती है। अभी गलती क्यों है इसको थोड़ा समझते हैं अपन। मान लो ये सिचुएशन तुम्हारे साथ रियल लाइफ में है। मान लो तुम एक अंधेरे कमरे में हो और तुमको एक दीवार का डिस्टेंस पता करना है तुमसे, है ना। लेट्स सी यू आर इन अ डार्क रूम, कुछ नहीं दिख रहा, तुम यहाँ खड़े हो और तुमको यहाँ का डिस्टेंस पता करना है तुमसे, ठीक है। अब तुमने क्या किया, तुम्हारे पास दो तीन इंस्ट्रूमेंट है। एक तो तुम्हारे पास टाइम मेजरमेंट का है, एक तुम्हारे पास मार्बल गन है। मार्बल मतलब कंचे, पता है ना क्या होते हैं।
तो कंचे की गन है और तुम्हारे पास मार्बल डिटेक्टर है जो मार्बल के कंचे को डिटेक्ट करता है। तो तुम क्या कर सकते हो कि तुम्हें पता है कि मार्बल गन जो है एक फिक्स वेलोसिटी से कंचे को फेंकती है, तो तुमने t=0 पे गन चलाई, कंचा गया, दीवार से टकरा के वापस आया, तुमने टाइम नोट कर लिया, लेट्स से 10 सेकंड। तो तुम्हारे पास टाइम है और तुम्हारे पास वेलोसिटी है, तो डिस्टेंस आ जाएगा, आएगा। तो कोई चीज जो तुमको दिख नहीं रही है उसका डिस्टेंस तुमसे तुम इस तरीके से निकाल सकते हो कि भाई मैं यहां से एक कंचा फेंकता हूँ, टकराएगा, वापस आएगा, उसका टाइम नोट कर लूंगा, वेलोसिटी पता थी, तो उससे डिस्टेंस मेरे को मिल जाएगा। अच्छा, ये तब तक तो बढ़िया काम करता है जब तक दीवार को पता करना है ना। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट में तुम्हें क्या करना था, तुम्हारे पास फुटबॉल थी, यू हैड अ फुटबॉल, और इसको तुम पता कर रहे थे टेनिस बॉल से। तो जब ये टेनिस बॉल से दीवार पता करते तो दीवार हिलती क्या अपनी जगह से? नहीं हिलती। लेकिन अगर तुमने टेनिस बॉल फेंक के फुटबॉल पे मारी और फिर टेनिस बॉल मान लेते हैं वापस आई, तो क्या ये फुटबॉल वहीं रहेगी जहां थी? नहीं रहेगी। तो क्या जो डिस्टेंस तुम निकालोगे वो एग्जैक्ट आएगा? नहीं आएगा। यही काम यहां भी हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इतने छोटे हैं कि हमारे पास जो सबसे छोटी चीज मेजर करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन या फोटोन है। अब इनकी मदद से जब हम इसमें मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसमें एरर आता है। अब वो एरर को तो काउंट किया ही नहीं था बोर ने। तो इस एरर से हमको ये पता चलता है कि हम क्योंकि लिमिटेड हैं अपनी कैलकुलेशंस में और ऑब्जर्वेशंस में, हम कभी भी अभी के टाइम के हिसाब से, मतलब फ्यूचर का हमें नहीं पता, हो सकता है फ्यूचर में हमारे पास कोई टेक्निक आए, लेकिन अभी के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या वेलोसिटी बता ही नहीं सकते। मतलब बोर के मॉडल में जो हम वेलोसिटी और डिस्टेंस बता रहे थे वो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है, दैट इज अप्रोक्सीमेट, उसमें एरर आएगा। तो अगला मॉडल जो होगा वो प्रोबेबिलिटी की बात करेगा, संभावना की, कि इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है, एग्जैक्टली यहां है या नहीं है इस पे बात हम नहीं करेंगे। ये थोड़ा समझ में आया कि क्या दिक्कत है? बिल्कुल। तो अब इसको अपन, इसमें हाइजेनबर्ग ने ये कहा कि जब भी आप कुछ रीडिंग लेते हो तो क्या होगा, कुछ एरर इन पोजीशन आएगा। डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, मतलब पोजीशन में कितना अनसर्टेनिटी है, ये हमको डेल्टा एक्स लिखते हैं। ठीक है। और मोमेंटम पता है क्या होता है आप लोगों को? व्हाट इज मोमेंटम? एमवी। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को उसने डेल्टा पी एक्स लिख दिया या डेल्टा पी लिख दिया, तो डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब भी आप कोई छोटे पार्टिकल पे एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हो तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली स्टडी करने में कम से कम एटलीस्ट h/4 एरर आएगा, एटलीस्ट। दिस इज द अमाउंट ऑफ एरर बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम। तो इसका मतलब क्या कि अगर आप पोजीशन एग्जैक्ट पता करने जाओगे तो मोमेंटम में एरर बढ़ेगा, अगर मोमेंटम में पता करने जाओगे, इसको छोटा करोगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। दोनों को एक साथ सही से मेजर आप नहीं कर सकते। ठीक है विभा बेटा, आई कांट रिपीट, मैंने देख लिया था आपका मैसेज, है ना। अभी लिखते जाओ। तो हाइजेनबर्ग ने कहा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 कम से कम इतना एरर तो आएगा ही आएगा टोटल। किसी एक एरर को बढ़ाओगे तो दूसरा एरर छोटा हो जाएगा, या किसी एक एरर को छोटा करोगे दूसरा एरर बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आती है? अब इसको नोट डाउन कर लो, इसके टर्म्स का मतलब लिख लो, इस पे और समझते हैं और क्वेश्चन करते हैं। नोट दिस डाउन। ये उसका डिटेल थ्योरी भी लिखी हुई है, इसको भी लिख लेना कि if position is known to high degree of accuracy then velocity of electron will be uncertain।
ठीक है, लिखो। एक को बड़ा तो दूसरा छोटा क्यों होगा, कैसी बात कर रहे हो? मुझे बताओ, अगर x इंटू वाई की वैल्यू कुछ है, x इंटू वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, y को 1 लोगे तो x कितना आएगा? इसको 1 लिया तो x कितना आएगा? 10। 0.1 लिया तो x कितना आएगा? हंड्रेड। 0.01 लिया तो कितना आएगा? 1000। तो पॉइंट है कि इसका एरर कम करते जाओगे तो इसकी रीडिंग में एरर बढ़ता जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल क्यों है? ये तो उसने बता दिया ना भाई तुम्हें निकाल के कि कम से कम इतना एरर आएगा, दिस इज द लीस्ट एरर, इससे कम एरर कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसको डेल्टा पी लिख लो, एक्स लिखने में तुमको कंफ्यूजन होगा, वो पार्टिकल एक्स के लिए बात हो रही थी इसलिए डेल्टा भी लिख लो बस, एक्स हटाई दो तुम उसके नीचे से। चलो जल्दी से नोट करो, बिल्कुल पैराग्राफ लिखना है बच्चों, पैराग्राफ लिखना है। There is a lot of detail that goes into Heisenberg's uncertainty principle. तुमको मैंने बेसिक बताया है उसका मैथमेटिक्स, और उसमें और भी डिटेल्स हैं कि वेवलेंथ की वजह से रीडिंग एरर में क्या दिक्कत आती है, वो वाला पार्ट हमने नहीं देखा है, वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तुमको मैंने एक एनालॉजी से समझा दिया है कि किसी चीज को मेजर करते हो, अगर उसको मेजर करने के लिए ऐसी चीजें मेजर करोगे जो उसके कंपेरेबल साइज की होंगी, तो मेजरमेंट में एरर आएगा ही आएगा। तो इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि उसको स्टडी करने, पता करने में हम जब भी कैलकुलेशंस करेंगे हमको कुछ एरर मिलेगा, तो वो एरर हमको कितना कम से कम आएगा ये हमको बता दिया है। फटाफट से लिख लो इसको पूरा। लिख लो, इस पे क्वेश्चन करते हैं। अक्षत लिख सकते हो dx भी, वो dx इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो डिफरेंस नहीं है, एरर है या अनसर्टेनिटी है। डी हम जनरली डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं। याद तक लिख लिया सबने? हाँ, प्रथम प्रथम पढ़ सकता हूँ मैं, चिंता मत करो। लिखो लिखो जल्दी लिखो, बातें करने लग जाते हो, लिखते नहीं हो। ठीक है चलो, 30 सेकेंड्स। अरे प्रथम, रोज रोज नहीं, आज काम की बात करेंगे। ओके वृतिका, कुछ क्वेश्चंस दूंगा मैं होमवर्क, लेकिन लिख लिया सबने? लिखो, 15 सेकंड और बचे हैं, दे देता हूं मैं तुमको जल्दी। समृद्धि बेटा, एरर जो होता है वो रिलेटिव टर्म है, नेग्लिजिबल अगर होगा तो निगलेक्ट कर सकते हैं उसको, हमेशा निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रॉन इतने छोटे होते हैं कि छोटी अमाउंट का एरर भी बहुत बड़ा हो जाता है। H/4 पे वैसे वैल्यू छोटी है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है कि वो एरर बड़ा हो जाता है। अरे आदित्य बेटा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में थोड़ी एरर आ रहे हैं, ये तो एक्सपेरिमेंट में रीडिंग लेते वक्त जो एरर आते हैं वो बता रहे हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तो पढ़ेंगे ना,
लिखो सवाल, जल्दी लिखो। The uncertainty in momentum of an electron is 1 into 10 to the power minus 5 kg meter per second. The uncertainty in its position will be। तो एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन होमवर्क ही दे दूं क्या? ये चलो एक कर लेते हैं, 2 होमवर्क दे दूं। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, अगले 2 होमवर्क दे दूं। करते हैं इस पे बात करते हैं आसिम। ऐसा नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आपने जो रीडिंग ली है, रीडिंग तो ले ली आपने, आपके पास वेलोसिटी पोजीशन आ गई, लेकिन वो जो वेलोसिटी पोजीशन आई है उसमें कुछ एरर आएगा, कम से कम कितना आएगा वो निकाल सकते हैं कि एटलीस्ट दिस एरर इज देयर। हाँ भाई बच्चों, बताओ आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें? एक आंसर सही आया अभी तक, आयुष खिलवाल का। 1 आंसर इज करेक्ट। बाकी गलत है, मेरे पास जो भी अभी तक आया गलत आए हैं। अमन का सही आ गया है आंसर। श्रेया बेटा आपका भी सही है। ईशान सोनी आपका सही है। परीना सही है बेटा। प्रेशा इज करेक्ट, यश इज करेक्ट, दानिश सही है। काफी लोगों के सही आने लग गए हैं आंसर्स। तो बता दूं क्या? सॉल्यूशन सिंपल है वैसे तो। अच्छा करो करो, तब तक मैं थोड़ा थोड़ा लिख देता हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। समझा दूं? आंसर सी आएगा बच्चों, आंसर विल बी सी। एक्सप्लेन कर दूं क्या लिख रहा हूँ? वैसे तो काफी आसान है। तो बेसिकली क्या है कि डेल्टा पी की वैल्यू दी हुई है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम दिया हुआ था, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज दिस मच। तो ये तुमको दिया हुआ है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन तुमसे पूछ लिए, डेल्टा एक्स पूछा हुआ है। फॉर्मूला तुम्हें पता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, कुछ नहीं करना, उसमें वैल्यू डालना है। और जब भी अपन सॉल्व करेंगे तो अगर एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी हो तो इनइक्वालिटी की जगह उसको किस में यूज करेंगे? इक्वल में। अगर ग्रेटर देन लेस देन पूछा तो इनइक्वालिटी यूज करेंगे, अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछी तो हमेशा इक्वल यूज करेंगे। तो बस इक्वल रख के इसको रख दिया, इसको सॉल्व कर दोगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब सॉल्व करके लिखने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, तो दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी 5.27 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 मीटर्स। इनफैक्ट बच्चों क्या कर सकते थे, ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ है तो मैं तुमको थोड़ा सा टाइम लेके सब फटाफट समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे बिना पूरे कैलकुलेशन के कर सकते हो तुम। व्हाट यू कुड हैव डन इज, सुन लो फटाफट सुन लो, मैं 1 सेकंड में बता देता हूँ। इसको तुम लिख सकते थे 66.26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 35
इंटू 10⁵ ये समझ में आता है। डेसिमल एक शिफ्ट कर दिया और यहाँ 10⁻1 कम कर दी, -35 कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ऐसा करने पे तुम्हें दिख जाएगा कि 4 इंटू 3.14 ये लगभग 12 आएगा, 12 पॉइंट समथिंग, दिस इज 60 समथिंग। तो ये वैल्यू जो है ये 5 पॉइंट समथिंग आएगी, और दिस इज 10⁻30। अब ऐसे कितने ऑप्शन है जिसमें 10⁻30 आ रहा है? देखो जरा कितने ऑप्शन 10⁻30 आ रहा है। एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻30 आ रहा है। दैट वे यू कैन एक्चुअली आंसर फ्रॉम हियर। इतना लिख के तुम डायरेक्टली आंसर कर सकते हो कि आंसर विल बी सी। ठीक है, ओके। एक और सवाल, ये होमवर्क रहेगा बच्चों, 2 सवाल दे रहा हूं, दीज विल बी योर होमवर्क। आज डेट क्या है? 16th। ये क्वेश्चन लिख लो होमवर्क। प्रथम, वो तो यार अब डिपेंड करता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन में कि तुमको क्या सॉल्व करना है। अब इस सवाल में दिख रहा था कि भाई ऑप्शंस में डेसिमल की 1 पॉइंट आ रहा है, तो तुमको यहाँ दिख रहा है कि नीचे 12 आ रहा है, तो 12 से ऊपर डिवाइड करने के लिए एटलीस्ट 12 से बड़ा नंबर चाहिए। तो 6 पॉइंट समथिंग को 66 पॉइंट समथिंग बना दिया, तो 12 से बड़ा हो गया, तो जो भी आएगा वो डेसिमल की एक प्लेस में आ जाएगा, और यहाँ बाकी पावर लिख दी। जल्दी सवाल कंप्लीट करो, फिर एक और सवाल देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन होमवर्क रहेंगे। पर बेटा मास की जरूरत क्या है? मोमेंटम का अनसर्टेनिटी दिया है ना, मोमेंटम में मास इंक्लूडेड होता है, मास इज इंक्लूडेड इन मोमेंटम। एच क्रॉस बच्चों ये टर्म दिया हुआ है, h/2 को h/2 को h क्रॉस भी लिखते हैं, दिस इज नोन एज h क्रॉस। इसको रीड ऐसे करते हैं, h क्रॉस। लिख लिए सवाल? तो मैं एक और सवाल दे दूं एज अ होमवर्क, ये लिख लेना साइड में कि h क्रॉस है। जल्दी लिखो, एक सवाल और देना मेरे को। ठीक है, m इज मास बेटा, m इज मास हियर, m इज मास। पाई तो पता ही होगा। अगला सवाल, सब ऑप्शन में h क्रॉस नहीं है, 2 में h है, 2 में h क्रॉस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी लिख लो, और नोट अभी चाहो तो लिख लो, नहीं तो अगली क्लास में लिखवा दूंगा। ये क्वेश्चन जरूर लिख लो, दिस इज होमवर्क, नोट अगली क्लास में लिख लेंगे। A golf ball has a mass of 40 gram and a speed of 45 meters per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, ठीक है, टर्म का मतलब समझ में आना चाहिए, विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%। अनसर्टेनिटी तुम्हें निकालनी पड़ेगी इसमें, कैलकुलेट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। लिख लिया सबने? लिखो लिखो। दिस इज वैलिड फॉर ऑल पार्टिकल्स बेटा, बट क्या होता है कि बड़े पार्टिकल्स जैसे हो जाते हैं, तो बड़े पार्टिकल्स में छोटे एरर का मतलब नहीं रहता। जैसे मान लो तुम यहां से इंदौर का डिस्टेंस मेजर कर रहे हो और उसमें एरर 1 सेंटीमीटर का आ गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 सेंटीमीटर मेक्स नो डिफरेंस in distance between Indore and Ujjain, but 1 nanometer error makes a lot of difference in the distance of an electron. तो एरर किसके रिस्पेक्ट में वो मैटर करता है। तो छोटे पार्टिकल्स के साथ दिक्कत होती है कि थोड़ा सा भी एरर है तो बहुत बड़ा एरर हो जाता है।
देखते हैं अर्पित, ये लिख लिया सब लोगों ने, क्वेश्चन लिख लिया, नोट में अगली क्लास में लिखवा दूंगा। तो ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क हैं, अगली क्लास में ये क्वेश्चन करके नोट लिख के हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पे पढ़ेंगे। स्टार्ट हम लोग ऑर्बिट्स के शेप से ही करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं आपको करना क्या है। आपको शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो एनसीईआरटी से देखने हैं थोड़े से। आई विल एक्सप्लेन देम, आई विल मेक यू इमेजिन ऑल्सो, बट आपको थोड़े से देख के रखोगे तो बहुत अच्छे से इमेजिन होंगे। एनसीईआरटी में डायग्राम बने हुए हैं, 1s 2s, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, इनके डायग्राम बने, और डायग्राम देख के आना, अपन उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे लेक्चर को अपन स्टॉप कर लें।